बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिन्यामीन वाइस के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मुद्दत पहले अफ्रीका के किसी मुल्क के बारे में पढ़ा। उसके सदर ने फ्रांस से नेवी के लिए 2 बहरी जहाज खरीदे। अदायगी भी होगी, सदर को किकबैक्स भी मिल गई और फ्रेंच कंपनी ने बहरी जहाज भी तैयार कर दिए। लेकिन जब डिलीवरी का वक्त आया तो खरीदार मुल्क ने जहाज लेने से इनकार कर दिया। फ्रेंच कंपनी परेशान हो गई और उसने अपनी एक टीम गाहक मुल्क के पास भिजवा दी। टीम की सदर से मुलाकात हुई तो सदर ने बताया, आर्डर देने वाला सदर जनरल फलाह खान इंतकाल कर गए हैं और इसकी जगह नया जनरल खान आ गया है। दूसरे मुल्क में नेवी नहीं है, लिहाजा ये जहाज किसको हैंड ओवर किए जाएं, हम नहीं जानते। और तीसरा और आखिरी मसला, हम लैंड कंट्री हैं, हमारे पास समंदर भी नहीं है, चनाचे हम ये जहाज लाएंगे कैसे, हम नहीं जानते। लिहाजा अगर कंपनी के पास इन मसाइल का कोई हल है तो वो दे दे। टीम के माथे पर पसीना आ गया और वो मायूस होकर वापस चली गई। कंपनी ने जहाज 2-3 माह अपने पास रखे। उसके बाद मुकदमा चला और अदालत ने कंपनी को दोनों जहाज उस मुल्क के करीब तरीन बंदरगाह पर खड़े करने का हुक्म दे दिया। कंपनी ने इस हुक्म पर जहाज करीब तरीन मुल्क की बंदरगाह पर खड़े किए और चाबियां खरीदार मुल्क के सफारत खाने में ड्रॉप कर दी और उसके बाद खरीदार मुल्क उस वक्त तक जहाजों की पार्किंग की फीस अदा करता रहा जब तक जहाज गल सड़कर कबाड़ नहीं बन गए। किताब में इस मिसाल के बाद मुंसफ ने लिखा था, अफ्रीका कुदरती वसाइल के लिहाज से दुनिया का अमीर तरीन लेकिन इंसानी हमाकतों की वजह से तारीख का गरीब तरीन इलाका है। पाकिस्तान की कहानी भी इससे मिलती जुलती है। हम वसाइल, जोग्राफी, आबादी और जज्बे के लिहाज से दुनिया के 10 बड़े मुल्कों में शुमार होते हैं। पाकिस्तान में दुनिया की तमाम सहूलतें मौजूद हैं, हत्ता कि हम जाफरान और एवोकाडो का भी उगा रहे हैं। हमारे पास तेल, गैस, यूरेनियम भी है, मगर हम इसके बावजूद गरीब तरीन मुल्कों में शुमार होते हैं। क्यों? क्योंकि ये मुल्क भी अफ्रीकी जहाज जैसे प्रोजेक्ट का कब्रिस्तान है। हमारे एक दोस्त की तहकीक के मुताबिक हम अगर माजी के प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का बेड़ा उठा लें तो हमें तमाम प्रोजेक्ट मुकम्मल करने के लिए 34 साल चाहिए। ये दावा मेरे लिए हैरान कुन था, लेकिन जब मैंने खुद सुनकर गिन लेना शुरू की तो मैं भी सर पकड़कर बैठ गया। आप यकीन करें, हमारे मुल्क में ऐसे हजारों बहरी जहाज खड़े हैं जिन्हें चलाने के लिए कैप्टन मौजूद है और ना ही इंजन और पेट्रोल। और अगर इन तीनों का बंदोबस्त भी हो जाए तो भी हम इन जहाजों के चलाने के लिए समंदर कहां से लाएंगे। इन प्रोजेक्ट की दरअसल बुनियाद ही गलत थी। हमने हाथी बांधने के लिए बांस का पिंजरा बना लिया था या शेर को बकरियों के बाड़े में बंद कर दिया था, चनाचे हमारे खरबों रुपए जाया हो गए। और हमने अगर अब भी अकल को हाथ ना मारा तो पाकिस्तान के इन बेवकूफाना मंसूबों की तकमील के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक का सारा अकाउंट भी नाकाफी होगा। आप दूर ना जाएं, मैं आपको चंद प्रोजेक्ट बताता हूँ और आपको इसके बाद चैलेंज देता हूँ, आप अपने दाएं बाएं देखें। आपको इस मुल्क में ऐसे हजारों प्रोजेक्ट मिलेंगे जिन पर खरबों रुपए जाया हो चुके हैं और इसके बावजूद ये प्रोजेक्ट पुरानी बंदरगाह पर लंगड़े जहाज की तरह खड़े हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने जमाने में सिंध में रैनी कैनाल के नाम से प्रोजेक्ट शुरू किया था। ये जनरल मुशर्रफ का फ्लैगशिप मंसूबा था और जनरल मुशर्रफ अपने दौर में अपनी हर तकरीर में इसका ढंडोरा पीटते रहे। जनरल परवेज मुशर्रफ का दौर खत्म हो गया, 3 हुकूमतें आई और चली गई। अरबों रुपए खर्च हो गया, लेकिन वापडा ये नहर सिंध हुकूमत के हवाले ना कर सका। खुदा करके 2021 में सिंध हुकूमत ने इसका चार्ज लिया तो पता चला नहर में पानी ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये नहर फील्ड चैनल थी और ये बारिशों की मोहताज थी। बारिश होगी तो इसमें पानी आएगा, बारिश नहीं होगी तो ये सूखी रहेगी। और अगर खुदा न खास्ता इसमें पानी आ भी गया तो ये पानी जाएगा कहाँ? वापडा के पास इसका कोई जवाब नहीं था। क्यों? क्योंकि रैनी कैनाल के पानी को फसलों तक पहुंचाने का बंदोबस्त ही नहीं किया गया था। चनाचे ये नहर भी अफ्रीकी बहरी जहाज बनकर पुरानी बंदरगाह पर खड़ी थी। जनरल मुशर्रफ के ही दौर में दारवट डैम शुरू हुआ। ये जामशोरो जिला में है और आप जब कराची से हैदराबाद आते हैं तो ये आपको दाएं जानब नजर आता है। इसके बारे में दावा किया गया था ये 25,000 एकड़ जमीन सैराब करेगा। ये डैम भी वापडा ने बनाया। ये 2014 में मुकम्मल हो गया, लेकिन ये 2018 तक सिंध हुकूमत को हैंड ओवर नहीं हुआ। डैम की फाइल 4 साल वापडा और सिंध हुकूमत के दरमियान जलील होती रही। बहरहाल 2018 में जब शमाइल ख्वाजा जैसा दर्द दिल रखने वाला ब्यूरोक्रेट सेक्रेटरी वाटर एंड पावर बना और उसने जब प्रोजेक्ट की हालत देखी तो सीधे चीफ सेक्रेटरी के पास गए, इनकी मिन्नत की और यूं सिंध हुकूमत ने डैम का चार्ज लिया। लेकिन चार्ज के बाद पता चला इस डैम के लिए भी पानी का सोर्स नहीं और इसमें से पानी निकाल कर फसलों तक पहुँचाने का बंदोबस्त भी नहीं। लिहाजा सवाल यह है कि डैम में पानी कहाँ
कहां से आएगा, और अगर आ गया तो इसे निकाला कैसे जाएगा, ये जमीनों तक कैसे पहुंचेगा, इसका जवाब भी किसी के पास नहीं। लिहाजा ये डैम भी अफ्रीकी जहाज की तरह खड़ा है। जनरल मुशर्रफ ही के दौर में बलोचिस्तान में कच्ची कैनाल का मंसूबा शुरू हुआ। ये एक शानदार मंसूबा था। इसने बलोचिस्तान की 4 अजला की 7,13,000 एकड़ जमीन सैराब करनी थी, और ये अगर मुकम्मल हो जाता तो बलोचिस्तान की आधी आबादी का मुकद्दर बदल जाता। वहाँ हरियाली भी आ जाती और खुशहाली भी, और खुशहाली से दहशतगर्दी और अक्सरियत पसंदी भी खत्म हो जाती। लेकिन अभी तक इसका सिर्फ फेज 1 मुकम्मल हुआ, और फेज 1 की इस नहर में भी 140 शगाफ है। फेज 1 में 6000 क्यूसेक फीट पानी की गुंजाइश थी, लेकिन 2017 में इसमें सिर्फ 100 क्यूसेक पानी बह रहा था, और इसमें इस कदर बाल और रेत आ चुकी थी कि सिर्फ इसकी सफाई के लिए 20 अरब रुपए चाहिए थे। मगर इस सूरत हाल के बावजूद ब्यूरोक्रेसी ने सितंबर 2017 में नवाज शरीफ से कच्ची कैनाल का इफ्तिताह भी करा लिया, और हुकूमत ने मुबारक सलाम के इश्तिहार भी दे दिए। आप आज भी इस कैनाल का मुआयना कर लें, आप अपना सार पीट लेंगे। इस तरह हुकूमत ने 1990 की दिहाई में सियालकोट में स्पोर्ट टेस्टिंग लेबोरेटरी बनाई। सियालकोट स्पोर्ट पर प्रोडक्ट बनाकर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है। इन प्रोडक्ट के लिए क्वालिटी सर्टिफिकेट चाहिए होता है, और पाकिस्तान में ये सहूलत दस्तयाब ही नहीं। चनाचे एक्सपोर्टर को सर्टिफिकेट के लिए अपने नमूने यूरोप, बरतानिया और अमेरिका भिजवाने पड़ते थे, और उससे वक्त और पैसा दोनों बर्बाद होते थे, और ताखीर की वजह से सौदे भी कैंसिल हो जाते थे। हुकूमत ने अरबों रुपए खर्च करके टेस्टिंग लेबोरेटरी बना दी। जब बिल्डिंग मुकम्मल हुई तो पता चला बजट में मशीनरी और अमले के लिए रकम ही मुख्तस नहीं की गई। लिहाजा बजट का प्रोसेस, और ये प्रोसेस आज 33 साल बाद भी मुकम्मल नहीं हुआ। इस दौरान इमारत खंडर बन गई, और इसकी खिड़कियां, दरवाजे, लाइट, पंखे और फर्श लोग उखाड़ कर ले गए। मुझे यकीन है अब किसी दिन हुकूमत आलात और स्टाफ का बजट पास कर देगी, जिसके बाद लोग भर्ती हो जाएंगे और आलात भी मंगवा लिए जाएंगे। लेकिन फिर पता चलेगा इमारत वर्किंग पोजीशन में नहीं। इमारत के लिए दोबारा रकम निकलेगी, ये बनना शुरू होगी, और जब ये मुकम्मल होगी तो उस वक्त तक आलात खराब हो चुके होंगे, और स्टाफ अरबों रुपए तनख्वाह ले चुका होगा। और ये है इस मुल्क का कमाल। मेरी ऐसा में इकबाल से दरख्वास्त है, आप मेहरबानी फरमा कर नए प्रोजेक्ट पर काम रुकवा कर मुल्क के अधूरे प्रोजेक्ट पर रिसर्च करें। आप फरिश्ते बनाएं। पाकिस्तान में कितने स्कूलों, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियां, अस्पताल, इंडस्ट्रियल स्टेट, नहरों, बुर्ज, डैम और सड़कों के प्रोजेक्ट नामुकम्मल पड़े हैं, और फिर रिसर्च करें ये मंसूबे नामुकम्मल क्यों हैं। अगर ये मुकम्मल हो जाएं तो इनका क्या फायदा होगा, और आप इसके बाद हंगामी तौर पर अपने इन मंसूबों को मुकम्मल करें। यकीन करें मुल्क फिर तरक्की करेगा, वरना हम पूरी दुनिया से मांग कर रकम लाते रहेंगे, और ये रकम इन तंदूरों की राख बनती रहेगी, और पाकिस्तान मजीद तबाही के गड़े में धंसता चला जाएगा।